क्या चल रहा था भाई? हाँ, थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन ऊर्जा पढ़ते हैं ना, तो शक्ति के बारे में बनता ही बनता है। देखो, अपन कल कार्य और ऊर्जा पढ़ रहे थे ना। कार्य और ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है। जब बॉल नीचे होती है तब कौन सी ऊर्जा ज्यादा होती है, जब ऊपर की तरफ गति करती है तब कौन सी एनर्जी जब फिर वापस से नीचे आती है। तो ये सवाल पूछा जा चुका है, जो बिल्कुल से नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो अपन ने कल करा था। अब देखो, कार्य ऊर्जा परिमेय भी सेम वही है। कार्य ऊर्जा परिमेय W बराबर 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का भी लिखा था ना अपन ने, तो इसको कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से भी कहा जाता है। अगर v के मान 2 दे रखे हो कि प्रारंभ में वेग इतना था और कुछ समय बाद में वेग इतना हो गया, इसका मतलब v, अगर क्वेश्चन में v के मान 2 आ रहे वेग के मान, तो हमेशा अंतिम में से किसको घटाना है, लेकिन याद रखना स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे अगर वस्तु का वेग बदल रहा हो तो इस तरीके से v का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। v जो है यहाँ पे, सॉरी, अंतिम वेग। v जो है क्या है, अंतिम वेग। और u क्या है बच्चों, प्रारंभिक वेग होता है। ओके। इसी तरीके से स्थितिज ऊर्जा में कार्य और ऊर्जा परिमेय भी सेम, ये स्थिति एम जी एच। एम वस्तु का द्रव्यमान है, एच ऊंचाई है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान निश्चित होता है। हाँ, और चंद्रमा पे कितना था, कल बताया था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो वो तो अगर वो भार वाला क्वेश्चन भी किया था, मान लो किसी व्यक्ति का पृथ्वी पे भार इतना है तो चंद्रमा पे कितना होगा, तो सीधा सीधा 6 का भाग लगा देना। 6 का भाग लगा और अपोजिट कर दे किस, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये सीधे सीधे से सवाल है। तो ये कार्य ऊर्जा परिमेय है, जो सीधा सीधा हो सकता है आपकी फॉर्मूला भी पूछ ली जाए कि कार्य ऊर्जा परिमेय है तो W बराबर 1/2 mv², या ये नहीं लिख के अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा रहा है। और ये भी कल आपने लिखा था mgh, इस पे आया हुआ सवाल भी है, पिछली बार 2022 में पूछा भी था, बोल वाला जो अपन ने करा था। और उसके बाद छोटा सा टॉपिक है एक, शक्ति है। देखो, मान लो कोई व्यक्ति है, उसका पृथ्वी पर भार 60 किलो है, तो चंद्रमा पे उसका भार क्या होगा, तो 6 का भाग लगा देना है। सीधा से 1/6 रह जाएगा उसका भार। मान लो 70 है तो भी 6 का भाग लगा, कितनी वैल्यू दे, वो पृथ्वी पर जो भार है उसमें सीधा सीधा किसका भाग लगा दोगे, 6 का, 6 का भाग लगा दोगे। क्योंकि चंद्रमा पे जो भार है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाता है, 1/6। इसलिए अपन किसका भाग लगा रहे थे, 6 का भाग लगा रहे थे। इसी तरीके से जब भी अपन ऊर्जा पढ़, देखो ये आपको नोट्स मिले हैं, जैव विविधता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे रखा आपके सिलेबस में है ना, उसके हैं। एक और मिलेगा, प्राकृतिक जो संसाधन उसका संरक्षण, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका कंजर्वेशन, एक टॉपिक और है, इसका और मिलेगा। तो ये बायोडाइवर्सिटी के और सतत विकास दे रखा है ना आपके सिलेबस में। बायोडाइवर्सिटी और सतत विकास को लिख रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 2 टॉपिक हैं, इनका जो समझाने वाला होगा मैं बता दूंगी, बाकी पढ़ने की ये राष्ट्रीय उद्यान, वही ये आपके जो नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, ये कहीं ना कहीं आपके पढ़े हुए हैं पहले से, लेकिन आपको सिस्टमेटिक करना उन चीज़ों को। अब देखो, शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण पावर या शक्ति कहलाती है। देखो, मैंने बार बार मैं फिजिक्स जब से पढ़ा रही हूँ कि जब भी दर की बात करें तो समय का क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे। दर शब्द जहां पे आ रहा है फिजिक्स में, तो समय का भाग, दर वैसे भी टाइम पे ही निकाली जाती है, चाहे मैथ्स पढ़ते तब भी जो है दर निकालते हैं वो टाइम पे ही निकालते हैं। तो जब भी ये शब्द आता है तो इसका मतलब सीधा सीधा किसका भाग लगा देना है, समय का। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण क्या कहलाती है, शक्ति। शक्ति को अपन किससे दिखाएं, P से। तो इसका सूत्र बनेगा W/T। W क्या है, किया गया कार्य, और T क्या है, समय। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है, वाट। शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। तो ये लिखना, इसमें हेडिंग डालो शक्ति। ये कार्य ऊर्जा परिमेय लिखो पहले तो, कार्य ऊर्जा परिमेय, और फिर अपन शक्ति के बारे में। कई बार क्या होता है,
कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को तो पढ़ ली थी, लेकिन जैसे एग्जाम में पूछ ले कार्य ऊर्जा परिमेय, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, ये कार्य ऊर्जा परिमेय क्या, तो वही है ये। बस आपको यहाँ पे W बराबर एक, ई की जगह W रख दिया इसने, ई की जगह क्या रख दिया, कार्य ऊर्जा परिमेय में ई की जगह W रख दिया। बात वही है सेम। अगर ये नाम दिखता है तो फॉर्मूले यही लिखने हैं, गतिज ऊर्जा के और स्थितिज ऊर्जा के। कार्य ऊर्जा परिमेय दो हैं, दोनों को लिख लेना। है लिख तो रखा है, MGS लिख रखा है ना। हाँ ये लिख लेना है, फिर हेडिंग डालना शक्ति, ये तो लिख लो। पावर, पावर के बारे में पावर शक्ति, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर या ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। बेसिकली हमें फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति को P से दिखाए तो W अपॉन T। W क्या है, किया गया कार्य, और T क्या है, समय, और शक्ति का जो SI स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो है वाट, क्या है, वोट। तो अब यहां पर, यहां तक लिख लिया सबने, शक्ति का मात्रक लिख लेना वाट। तो फिर उसके बाद में लिखना 1 वोट, क्या रखोगे भाई, 1 वोट बराबर, इस सूत्र से ही रख सकते हैं अपन। लिखना, कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल, और समय को किस में ले रहे हो आप, तो 1 जूल और 1 सेकंड, ये किसका मात्रक हो गया, 1 वोट। तो लिखो इसमें 1 वोट, लिखना 1 वोट का मान, 1 वोट का मान यदि कार्य का मात्रक जूल में लिया जाए,
यदि कार्य का मात्रक जूल में लिया जाए तथा समय को सेकंड में मापा जाए तो समय को सेकंड में मापा जाए तो 1 वोट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकंड प्रति सेकंड 1 वोट प्रति सेकंड। अब जैसे मैं लिखूं 1 किलोवोट, एक किलोवोट बराबर कितना होता है 1000। देखो ये लिखना भाई, ये प्रति में है, भाग में है, वो याद रखना भाई। तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 जूल बटे 1 सेकंड। 1 किलोवोट का मतलब क्या होता है 1000 वोट। किलो को भाई, किलो को अपन वोट में लाए तो जहां पर 1 किलोवोट लिखा हो इसका मतलब कितने हजार, 1000 वोट। इसको इंपोर्टेंट कर लेना भाई, 1000 वोट, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा। के डब्ल्यू का मतलब क्या होता है किलोवाट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 किलोवाट फिर कितने वोट है 1000 वोट, और वोट को अपन ने किस में बदला था, तो इसका मतलब क्या हुआ 1000 जूल प्रति सेकंड। याद रखना भाई, ये सीधे सीधे पूछ लेते 1 किलोवाट बराबर कितने वोट हुए, और 1000 वोट का मतलब कितने बराबर जूल में। इस वोट को किस में कन्वर्ट कर दिया इधर जूल में, तो 1000 जूल प्रति सेकंड। ये सारे के सारे देख याद लिखना भाई इसको। एक किलोवाट में 1000 वाट होते, तो अपन ने सीधा सीधा क्या लिखा 1000 वोट। अब अपन ने लिखा था कि वोट का मतलब होता है जूल प्रति सेकंड, वोट का मतलब क्या होता है जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ जूल प्रति सेकंड लिखा, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आएगी 1000। तो ये तीनों की तीनों मात्रक किलोवोट। देखो मेरा उद्देश्य क्या है, किलोवोट भी किसका मात्रक है शक्ति का, वोट भी किसका मात्रक है शक्ति का, जूल प्रति सेकंड भी किसका मात्रक है शक्ति का। अब इसने क्या करा है, किलो वोट को वोट, किलो को भाई एक आपको सीधा सीधा पता है किलो को वोट में चेंज करना है, तो किलो की जगह कितना लिख दिया 1000 वोट, और यहां पे भी कितना लगा दिया 1000 जूल प्रति सेकंड। अब देखो तुम ये करके बताओ दिखा, 1 किलो वोट आवर्स घंटा, किलो वोट और घंटा दोनों दे रखे हो तो कितने वोट आएगी, करोगे तो पता चलेगा। ऐसे घंटे दे रखे हैं, इसको सेकंड में बदलना है आपको। एच का मतलब हावर्स, घंटे। आवर्स को आपको किस में चेंज करना है, तो पहले तो मिनट में, फिर सेकंड में। तो 60 को कितनी बार गुणा करोगे 2 बार, 60 × 60। उसके बाद में क्या है आपका 1000, तो गुणा करो 1×6=36, और 1000 वो है। देखो इसका मतलब 1 किलोवाट का मतलब क्या लिख रहे हो भाई तुम 1000, तो मैंने 1000 लिख दिया। चलो अब आपको इस समय घंटे में दे रखा है, आवर्स में दे रखा है, और इसको चेंज किस में करना है सेकंड में। तो सेकंड में, घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 को कितनी बार गुणा करोगे 1 मिनट में कितने तो इसीलिए यहाँ पे 2 बार 60 से 6 कितने हुए 36, और यहाँ पे सीधा सीधा गुणा कर लो। करो
आगे सरल करो इसको और। हाँ बिल्कुल सही बताया, इसको जूल में अपन लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। किलोवाट घंटे को अपन ने किस में बदला है? जूल में। किलोवाट ये सीधे सीधे पूछते हैं, ये न्यूमेरिकल समझ बैठते हो आप इनको? पहले लिखो फिर दोबारा समझाते हैं। 1 किलोवाट आवर्स को अपन को किस में बदलना है? जूल में बदलना है। तो कुछ नहीं करना है, रटने की बात ही नहीं है, किलो को 1000, सीधा सीधा। अब घंटे को सेकंड में बदलना है, किलोवाट की जगह तो 1000 लिख दिया आपने। और ये हावर्स दे रखे हैं, हावर्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? घंटे। लाना किस में है? तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 को कितनी बार? 2 बार। 60 इंटू 60 तो 6 छक 36। और फिर इधर से जो इधर से 1000 से करोगे तो देख लो आप 5 बिंदु आएगी, आप करके देख लो। अब इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे सरल रूप करके लिख दिया 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो 1 किलो वोट हावर्स में कितने जूल होते हैं? ऐसे सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं। तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। जूल में बदलना है आपको कुल मिला के। और जूल में बदलने के लिए टाइम को सेकंड में लाना पड़ेगा। टाइम को किस में लाना पड़ेगा? सेकंड में। और आपके यहां पे एच लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? एच का मतलब होता है आवर्स या घंटे। उसको सेकंड में, किसी भी घंटे को सेकंड में बदलते हो तो 60 को 2 बार गुणा कर देना, बस ये याद रखो आप। इसीलिए यहाँ पे 60 को 2 बार गुणा किया, किलो की जगह पर ने क्या लिख दिया? 1000। इन सब को सोल्व करते हैं तो ये मान आता है, जिसको मैंने सरल करके लिख दिया 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। तो ये सीधे सीधे भी देखो यहाँ पे। सबसे पहले देखो अपन ने शक्ति का सूत्र क्या लिखा था? W अपॉन टी। P बराबर W अपॉन टी। W क्या है? किया गया कार्य। और T क्या है? समय। या तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल पूछ लेगा कि कार्य का मान दे देगा, हो सकता है कि आपको घंटे में दे दे समय, तो आप सीधे सीधे उसको किस में चेंज कर लोगे? सेकंड में। और सेकंड में चेंज करने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 बार। अब ये जो बना, ये कह रहा है कि शक्ति का जो ऐसा ही यूनिट होती है वोट। क्या होती है? वॉट। फिर मैं कहूँ कि 1 वोट बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। कार्य का मात्रक क्या होता है? कल लिखवाया था जूल। क्या होता है? जूल। तो W की जगह क्या लिख दिया? जूल लिख दिया। मान सबका कितना लिखते जाना है? 1, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1। तो W की जगह तो क्या लिख दिया? जूल, क्योंकि कार्य का जो मात्रक आपने पढ़ा था वो होता है जूल। अब T का मात्रक कल किस में लिखा था? जूल के साथ, सेकंड में। तो यहाँ पे सेकंड लिख दिया, प्रति सेकंड। या इसको इस रूप में लिखना चाहो ऐसे भी लिख लो, जूल बटे सेकंड। बात तो एक ही है ना? तो कई बच्चे जो है सिर खुजला रहे इसमें, क्या ये चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है। W अपॉन टी। W और T की मैंने इकाई लिखी और कुछ नहीं करा। W कार्य की इकाई जूल, और यहाँ कार्य में भाग लग रहा है समय का, इसलिए अपन में यहाँ पे भाग किसका लगा रहे हैं? समय। और समय को किस में ले रहे हैं? सेकेंड में। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, एक ही बात है। अब यहाँ मैंने लिखा 1 किलोवाट में कितनी वाट होती है? तो किलो आते 1000, किलो आते क्या कर दोगे? 1000 वोट। तो सीधा सीधा ये बन गए यहाँ भैया। फिर 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं। चलो यहाँ तक तो आपने सीखा। अब उसको इस वोट को किस में लाना आपको? जूल और सेकंड में। तो यहाँ पे भी कितने आएंगे? 1000 जूल प्रति सेकंड। इसका मतलब किलोवोट भी शक्ति की इकाई है, वोट भी किसकी इकाई है? शक्ति की। और जूल प्रति सेकंड भी किसकी इकाई है? शक्ति की। 1 किलोवाट का मान होता है 1000 वोट, और यहाँ पर 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 किलोवाट बराबर ये होते हैं, इसका मान याद रख लेना। अब मैं कह रही हूँ किलोवाट के साथ में हावर्स और जोड़ दे। एच का मतलब होता है हावर्स या घंटे।
KW तो था ही, किलोवाट तो था ही, उसके साथ में H और जोड़ दिया, तो इसका मतलब घंटे और जोड़ दिया उसने। तो किलोवाट का तो सीधा सीधा अपन ने क्या लिख दिया, 1000। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000, तो 1000। अब हावर्स समय घंटे में दे रखा हो और उसको सेकंड में चेंज करना हो, तो 60 को कितने से 2 बार, तो 60 इंटू 60, 6 6 36, ये टोटल करोगे तो लगभग ये आपका मान आएगा, जिसको मैंने सरल क्या लिख दिया, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, सीधा सीधा सवाल, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो आप बता सकते हो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। हाँ, पॉइंट लगा दिया ना मैंने, पॉइंट लगेगा तो घाट बच जाएगी, आपका 5 आ रहा होगा। ये 1 2 3 4 5, ये 36 गुणा 10 की घात 5 करके बैठे हैं, तो अपन ने पॉइंट लगा दिया तो घात बढ़ जाएगी सीधी सीधी। आपने ये निकाला है, मुझे पता है, ये भी सही है, आपने जो निकाला है वो भी सही है, 36 गुणा 10 की घात 5, लेकिन इसको सरल कर दिया मैंने, और तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगाऊंगी तो अपने आप यहाँ पे क्या है, घात बढ़ जाएगी, 3.6 गुणा 10 की घात 6। दशमलव लगाते हैं तो घातांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब आया समझ में, आपने जो निकाला है, लेकिन वो ये नहीं लिखता है पेपर में बेटे, ये 36 गुणा 10 की घात 5 नहीं लिखता है, वो ये लिखता है वैल्यू। उसको देखना है मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पॉइंट वगैरह लगाने आते हैं क्या इनको, और कोई जो आपने निकाला वो भी सही है, लेकिन लिखा हुआ ये आता है, बात वही है। अब देखो इसमें लिखो आगे, अब देखो आप ना बिजली का बिल आता है, यूनिट में आता है ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट आ गई, 3 यूनिट आ गई, तो 1 यूनिट का मान होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। 1 यूनिट का मान कितना होता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, यूनिट, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 वोट होता है। बिजली की जो यूनिट आती है, अगर उसको यहाँ सॉरी जूल करना, या वोट की जगह जूल करना है ना। 1 यूनिट का मान पूछे कि आपकी जो बिजली का बिल आता है उसमें यूनिट्स आती हैं, तो उसमें कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6। अब आपने कल एक सवाल लिखा था, है ना, क्या लिखा था, किया गया कार्य, और उसमें एक लाइन और तथा शक्ति ज्ञात करो, किया गया कार्य तथा शक्ति ज्ञात करो, कार्य और शक्ति दोनों पूछ रहा है उसमें आपको। अब निकालो, दिखा, किया गया कार्य और शक्ति ज्ञात करो। क्या था सवाल, 400 न्यूटन, जूल में आएगा ना बेटा, 3200 आ गया, शक्ति पुत्र। अब कार्य तो नहीं निकल रहा था आपसे, कार्य ऊंचाई या दूरी, बात तो एक ही है ना। भाई मैं कहूँ कि ये जो मैं पेन है ये 50 मीटर ऊपर फेंक रही हूँ, तो इसका मतलब एच लिखा होगा तभी तुम 50 लिखोगे क्या?
अगर विस्थापन या दूरी लिख दे, बात तो वही है ना, चाहे ऊंचाई के रूप में हो चाहे लंबाई, आपको विस्थापन लिखना कि कितनी दूर गई वस्तु। तो h का मतलब यहाँ पे दूरी भी तो बनता है, विस्थापन भी तो बनता है कि कितनी डिस्टेंस उसने तय की, चाहे वो ऊंचाई के रूप में हो चाहे वो लंबाई के रूप में हो। तो 8 से अब कार्य ज्ञात कर लिए 400 से, किसको, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल का मान कितना दे रखा है, 400, 400 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3200 जूल। अब शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर W अपॉन T। तो यहाँ पर 3200 आ गया, और टाइम कितना है तो कितना आया, और आगे क्या लगाऊं, वोट या 160 जूल प्रति सेकेंड। तो किया गया कार्य भी आपके पास में आ गया। अरे तो ऊंचाई दे दी तो क्या हो गया, वो दूरी तो तय, विस्थापन तो हो रहा है ना उसका। चलो एक आप करो, पिछली बार आया था जो, पिछली बार नहीं 2020 का आया, ये तो ताल आ गया, नहीं समझ में कुछ भी नहीं था इसमें ऐसा। पहले कार्य ज्ञात करो, कार्य तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपको कार्य का सूत्र याद हो, बल गुणा विस्थापन। अब उसने सवाल में एग्जैक्ट बल शब्द काम में नहीं लिया है, उसने यूनिट लिख दी न्यूटन। तो जिसका बल का मात्रक याद है वो अपने आप पहचान जाएगा कि ये बल बता रहा है 400 न्यूटन। क्या बता रहा है, बल। तो 400 बल का मान आ गया। विस्थापन यानी कि दूरी कितनी तय की उसने, ऊंचाई के रूप में तय कर रहा है, तो ऊंचाई के रूप में कितनी, 8। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा 400 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3200 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अब अपने को पता है कि शक्ति पूछ रहा है, तो W अपॉन T, तो W का मान कितना निकाला, 3200। समय न्यूमेरिकल में दे रखा है 20 सेकेंड, कितना दे रखा है, 20 है। तो 3200 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 160 वोट, क्योंकि शक्ति पूछ रहा है इसलिए मात्रक क्या है, वोट। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। ये चीजें जब तक तुम खुद कॉपी पेन लेके नहीं करोगे जब तक नहीं आएगी। बोलने में और समझने में तुम्हें सरल लगेगा, लेकिन जब तुम्हें कहा जाए कि आप करो, तब जो है तभी होगा जब आप खुद घर पे 2-3 बार करके देखते हो। हाँ, भार द्रव्यमान, हाँ हाँ, सवाल को ढंग से पढ़ो। हाँ, एक लड़की का भार, हाँ, तो बल हो गया, न्यूटन इकाई लिख रहा है ना वो, तो बल बोल रहा है वो। जितना उस मतलब 400 न्यूटन के बराबर उसका भार है, ये कह रहा है। उस लड़की का जो भार है वो किसके बराबर है, 400 न्यूटन बल के बराबर है, ये कह रहा है ये। हाँ, वो भी। अगला लिखो जो 2020 में पूछा गया था, यदि यदि दी गई वस्तुओं में यदि दी गई वस्तुओं में किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, ये 2020 में पूछा है भाई। पहला लिखा ऑप्शन, गतिज ऊर्जा निकाल निकाल के देखनी है बेसिकली आपको। पहला ऑप्शन लिखना ए, द्रव्यमान m, द्रव्यमान m तथा चाल v, द्रव्यमान m तथा चाल v। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ आप, द्रव्यमान द्रव्यमान 3m, द्रव्यमान 3m तथा चाल 2v, 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 2v। 2v, 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 2v,
फिर तीसरा लिखना द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। तीसरा ऑप्शन द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। तीसरा लिखना द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। और चौथा लिखना द्रव्यमान m और चाल 4v। ये पूछा गया, कितना आसान सवाल कि मान रख के। एक बटे दो mv स्क्वायर में मान रख के देखते जाओ, ये जिसका मान सबसे ज्यादा आ गया वही उत्तर हो गया। आपके पास सूत्र है 1/2 mv स्क्वायर। इसमें रख के देखो, सारे मान रख के, चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं चारों के मान रख के देखो, और जिसका मान ज्यादा आ रहा है वही इस प्रश्न का उत्तर है। लास्ट का ऑप्शन है द्रव्यमान m तथा चाल, द्रव्यमान m तथा चाल 4v हो, चाल 4v हो, यानी कि m की जगह m, v का मान 4v स्क्वायर। ऐसे करने हैं आपको, मैं एक सोल्व करके बता देती हूँ, उसके बाद तुम करो। गतिज ऊर्जा पूछिए बेट। अगर गतिज ऊर्जा पूछ रहा तो ये 2 से काटा पीटी मत कर देना, फिर वो गतिज ऊर्जा कहाँ रही। ये पूछ रहा है आपको, अगर इससे को इससे कट दोगे तो वो गतिज ऊर्जा बचेगी क्या? फिर ना काटना नहीं है इसमें, यही तो है। हाँ, लेकिन काटना नहीं है, मैं कहना ये चाह रही हूँ आपको, वो गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी। फिर 2 को तो आपने भगा दिया वहां से, वो गतिज ऊर्जा कहाँ रही। अभी देखो एक छोटा सा और करो, जब समझ में आएगा ये। काटना नहीं, काटते ही तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही गतिज, तुमने तो फॉर्मूला ही बिगाड़ दिया सारा। 1/2 से अगर 2 को ही तुमने भगा दिया तो वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही नहीं रहा फिर तो। सी जिसका उत्तर आ रहा है उसका सही है। द्रव्यमान को क्या कर रहा है सी ऑप्शन में? सी 2m, और उसको कितना कर रहा है? तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 18। अब इसको 2 से मत काट देना, 18 ही रहेगा वो। हाँ, 18 किसी का आ रहा है और का किसका आ रहा है? हाँ, तो बस वही है। एक का 16 आ रहा है, सबसे ज्यादा, सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी है ना, तो जिसका मान ज्यादा आ रहा है वो इसका उत्तर है। 18 जिसका आ रहा है वो उत्तर है सी। अब देखो इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगे, एक सवाल लिखो छोटा सा, काटना नहीं है। अभी क्यों नहीं काटना मैं बताती हूँ। लिखो इसमें एक सवाल, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, हाँ क्वेश्चन लिखो, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा तथा वेग v है, तथा वेग v है, वेग v है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? द्रव्यमान का मान m रखा है, वेग को दोगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा क्या होगी?
अब देखो इसका ऑप्शन देखो, लिखो 2 गुना, अब यही करके आते हैं क्योंकि 2 से काट लेते हैं वहां, काटना नहीं है इसमें, फिर वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही नहीं रहा, फिर आपने तो 2 को तो उड़ा दिया। तो लिखो 2 गुना, तीसरा लिखना आधा, आधा, तीसरा लिखना 1/4, और अगला लिखना जो है 4 गुनी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी। 1/2 mv² में मान रख दो, 1/2 की जगह 1/2, m का मान m ही रखा है, v का वेग कितना कर दिया 2, और इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। अब 4 को 2 से काटना नहीं है, वहां गतिज ऊर्जा वाले सवाल में ध्यान रखना, 2 से काटना नहीं है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी। और आधा कर दो वेग को, प्रारंभ में वेग v है और उसके बाद में v/2 कर दूं, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, द्रव्यमान सेम है और वेग को आधा कर दिया मैंने, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4, 1/4 ही रह जाएगी। अब देखो तुम करके देखो थोड़ा सा, कि मान लो द्रव्यमान m की जगह क्या है m, यदि वेग को आधा कर दूं, v से मैंने 1/2 कर दिया, वेग का मान कितना कर दिया 1/2, तो v² की जगह क्या करोगे 1/2 v का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर होगा वो 1/2 का स्क्वायर होगा, तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई 1/4 हो गई। ऐसे वेग को जो है 3 गुना कर दो प्रारंभ से, तो सीधा सीधा 3 का क्या कर दोगे स्क्वायर, तो 9, तो इसका मतलब 9 गुनी हो गई गति। अब आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप क्या करते हो 1/2, ये 2 से काटते हो आप, ये काटना नहीं है, ये गतिज ऊर्जा वाले सवाल में 2 से काटना नहीं है संख्या को, जो आपका मान आ रहा है वही रखना है, गलत हो जाएगा। बहुत सारी होगी अभी वो तो तुक्के से हो रहा है सही, बाकी नहीं करना। अब देखो इसमें ये थी आपकी क्या थी शक्ति। अब एक हेडिंग डालो छोटी सी, ऊर्जा के रूपांतरण, ऊर्जा के रूपांतरण। ऊर्जा के रूपांतरण का मतलब होता है जैसे डायनेमो है, वो कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है, ठीक है। सौर सेल है, वो कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है, हीटर जो है या लाउड स्पीकर जो है वो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में, तो ये पढ़ेंगे। तो लिखो हेड डालो ऊर्जा के रूपांतरण, और सबसे पहले लिखेंगे अपन सौर सेल, तुम लिखते जाओ, हेडिंग डालो ऊर्जा के रूपांतरण, और सबसे पहले लिखो सौर सेल। सौर सेल, सौर शब्द काम आ रहा है, इसको मतलब सौर ऊर्जा को किस में बदलेगा ये हाँ, तो लिखो सौर ऊर्जा लिखना, सौर सेल में लिखना, इसमें एरो लगा के आगे लिखना सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। अगला लिखना डायनेमो, अगली लाइन में लिखो डायनेमो। डायनेमो कौन सी को कौन सी में बदलता है, हाँ बिल्कुल सही। अगला लिखना है डायनेमो, अगली लाइन में डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो और एरो करके लिखना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला लिखना विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, अगला लिखना विद्युत मोटर, और इसका उल्टा हो जाएगा, हाँ विद्युत मोटर में लिखना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार लगा लेना, माइक्रोफोन, थोड़ा स्टार लगा के लिखना कि माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
थोड़ा स्टार करके लिख लेना, माइक्रोफोन में लिखना माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन में लिखना विद्युत ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला भी स्टार करना, विद्युत सेल, माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि को विद्युत में। अगला भी थोड़ा सा स्टार करके लिखना, विद्युत सेल, विद्युत सेल, और इसमें लिखना रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक को किस में बदलेगा? अगला लिखना विद्युत हीटर। हाँ ये बताओ, दिखा। विद्युत हीटर, देखो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला लिखना सोलर सेल, सोलर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर अलग है, लिखना सोलर सेल में लिखना विद्युत ऊर्जा को, हाँ सौर ऊर्जा को उष्मा में। ऊपर वाले देखो, एक तो आपने लिखा, सबसे पहले क्या लिखा है? तो वो किस में किसको बदल रहा था? हाँ बिल्कुल सही। और सोलर सेल किस में बदलेगा? सौर ऊर्जा को, देखो सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा, सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। और मान लो कि ऐसा हो जाए कि उष्मा की जगह विद्युत लिख दे, तो क्या गलत हो जाएगा ये? इसमें ओब्लिक करके लिख लो, कहीं कहीं उष्मा की जगह विद्युत शब्द भी काम में लिया गया है। ऐसा तुम पेपर अप, साइंस में ऐसा कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया। पेपर सेटर थोड़ी है अपन, दोनों आ गए तो फिर कुछ नहीं है, छोड़ देना, बोनस है फिर वो, जो मन में आए वो भर देना, और फिर बोनस है वो। अब देखो अपन जो है सबसे पहले क्या पढ़ी थी? शक्ति। शक्ति का सूत्र क्या था? W/T। W क्या है? कार्य में किसका भाग लगा रहे हो? समय का। शक्ति का SI यूनिट क्या है? वोट। 1 वोट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकेंड बन गई। अब 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 1000 जूल प्रति सेकेंड। अब मैं ये लिखूं कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वोट बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड। सही है। 1 किलोवाट घंटे का मान क्या निकाला, कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुणा 10 की घात 6। और ये किसका मान है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान भी कितना होता है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। अब देखो उसके बाद में अपन ने एक छोटा सा सवाल कल जो लिखवाया था वो सोल्व करा था, शक्ति ज्ञात करो। तो उसमें लड़की का भार कितने बल के बराबर दे रखा है? 400। तो वो बल दे दिया उसने कि ये इतना जो 400 न्यूटन बल है ना, इतना लड़की का क्या है? भार है। तो उसमें फिर अपन ने दी थी कि उसमें आपका वेग का समय का मान कितना दे रखा है? 20। वेग कितना दे रखा है? 8। तो उसमें पूछा था किया गया कार्य और शक्ति। तो सबसे पहले अपन शक्ति का फॉर्मूला लिखा था W/T। अब अपने को कार्य ज्ञात करना है,
तो कार्य का मतलब होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मान कितना, 400। विस्थापन वो ऊंचाई तय करे, चाहे लंबाई तय करे, चाहे चौड़ाई भी करे, है तो वो विस्थापन ही ना। तो वो कितना है, 8। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करा था, तो 400 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, 3200 आया। तो इसका मतलब आपके पास में क्या आ गया, किया गया कार्य आ गया, और कितना आ गया, 3200 जूल। उसके बाद में आपने सीधा सीधा मान रखना है W/T। W का मान कितना रखा, 3200। समय सेकंड में दे रखी है, चेंज करने की झंझट 20। तो 3200 में 20 का भाग दिया तो कितना आया, 160। अब उसके आगे यूनिट क्या लगाओगे, जूल प्रति सेकंड लगाओगे, क्योंकि पूछा क्या, शक्ति। क्या पूछा गया है, शक्ति। तो ये थी आपकी पावर या शक्ति। फिर अपन ने, मैंने एक गतिज ऊर्जा के 2 सवाल कराए हैं कि 2 से मत काट देना, वहां पे जो आपको स्क्वायर करने या गुणा करने पे जो मान आ रहा है वही उसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट होते हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ये देखो आपकी केमिस्ट्री के पूरे हो गए टॉपिक, बायोलॉजी के पूरे हो गए, और जो आपका फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो छोटे छोटे टॉपिक आपके एनवायरमेंट साइंस के दे रखे हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स हो गया ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और जो है गति के नियम, वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, टिश्यू कंप्लीट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आप हाँ अनुवांशिकी और उद्विकास। उसके बाद में देखो आपके छोटे छोटे टॉपिक दे रखे, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उसके भी मिलेंगे आपको। उसके बाद में आपको दे रखा है बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आज आपको मिला है वो किसके हैं, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको आप हिंदी में कहते हो जैव विविधता एवं सतत विकास। तो सबसे पहले तो आपको जैव विविधता की परिभाषा पता होना चाहिए कि जैव विविधता होती क्या, नाम से पता चल रहा है एकदम इजी भाषा में। जीवों में पाई जाने वाली विविधता, कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जा रहे हैं उनमें पाए जाने वाली जो विविधता है वो क्या कहलाती है, आपकी जैव विविधता कहलाती है। अब इसको थोड़ा सा जो है सिस्टमेटिक रूप से लिख दिया। क्या लिखा, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता और पारिस्थितिकीय जटिलता जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, या आप सीधा सीधा सरल भाषा में याद रख लो, जीवों में पाए जाने वाली विविधता क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। उसके बाद में देखो ये थोड़ा सा जो है, जो ज्योग्राफी वाले जो बच्चे हैं वो एडवर्ड विल्सन करते रहते हैं, लेकिन रोंजन नहीं मानते हैं। लेकिन ऑथेंटिक यही है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो एनसीईआरटी की 12वीं की किताब लिख रही है वो यही लिख रही है कि जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो शब्द दिया था बायोडाइवर्सिटी से, ये सबसे पहले जो है वाल्टर रोजेन ने दिया था, WG। किसने, शब्द किसने दिया था, वाल्टर रोजेन। जबकि आपकी ज्योग्राफी की जो बुक है वो विल्सन ही लिखती है, वो गलत है भाई, वो गलत है। जो रोजेन है उसने सबसे पहले दिया। हाँ ये सही लिखा, जैव विविधता का जो जनक है वो एडवर्ड E.O. विल्सन है। तो अगर शब्द किसने दिया तो वाल्टर रोजेन, और जनक पूछे तो E.O. विल्सन। अब देखो इसने जैव विविधता जो है उसके कितने स्तर होते हैं भाई, किस किस स्तर पे आप भाई आपने कह दिया कि जैव विविधता यानी कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता। तो ये विविधता किस किस रूप में हो सकती है, ये है इसका बेसिकली कि किस किस रूप में ये विविधता आप देखी जाती है। तो एक तो प्रजातियों के बीच में जैव विविधता 3 भागों में बांटा है इसमें, एक तो प्रजातीय विविधता, एक आनुवांशिक या जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक पारिस्थितिकी तंत्र विविधता या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जीवों में पाए जाने वाली विविधता को कितने भागों में बांटा है, 3। कौन कौन सी, प्रजाति, आनुवांशिक और पारिस्थितिकी। प्रजातीय विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्रजातियों की जो है कुल संख्या। अब क्षेत्र विशेष जैसे राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में बहुत सारी ऐसी वनस्पति है, मरुस्थलीय वनस्पतियां जो स्पेसिफिक राजस्थान में ही पाई जाती है। ठीक है, तो उनमें पाई जाने वाली जो विविधता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जातियों की या प्रजातियों में पाई जाने वाली जो विविधता है वो कौन सी विविधता कहलाती है, प्रजाति। तो अपन जैसे राजस्थान की बात करें तो मरुस्थल प्रजातियां जो यहाँ की स्पेसिफिक है, जैसे अपन वृक्ष की बात करें जैसे खेजड़ी है, नाम सुना ना खेजड़ी, तो राजस्थान में जो खेजड़ी के वृक्ष पाए जा रहे हैं उनकी कुल संख्या, या अपन बात करें एक रोहिड़ा नाम सुना है,
वो भी स्पेसिफिक किसका है, राजस्थान में। तो पर्टिकुलर किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाती है, प्रजाति जैव विविधता। जैसे गोडावन है, वो स्पेसिफिक, हालांकि उसको संकटग्रस्त है, एंडेगर्ड स्पीसीज है, उसकी संख्या लगातार क्या हो रही है, कम, लेकिन स्पेसिफिक राजस्थान का है। तो किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या क्या कहलाती है, प्रजातीय जैव विविधता। और आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक, अब इसमें जीन देखनी है, उसमें ये नहीं देखना कि कौन सी प्रजाति कहाँ पाई जाती है, स्थान नहीं देखना इसमें कि कौन सी प्रजाति जो है कौन से स्थान पर पाई जा रही, ये नहीं देखते हैं, इसमें जीन देखते हैं। जीन अगर भिन्न भिन्न होगी तो किस्म अलग अलग बन जाएगी। जैसे आप कोई भी सब्जियां देख लो, कोई भी फल देख लो, या चावल देख लो, गेहूं देख लो, सबकी किस्म आती है ना, अलग अलग है। तो ये किसके कारण हो रही है, सब में क्या क्या परिवर्तित हो रही है, जीन। और जहां पे जीन शब्द आता है काम में, वो सीधी सीधी कौन सी विविधता बन जाती है, आनुवांशिक जैव विविधता। तो जीन में पाए जाने वाली विभिन्नताओं के कारण जंतु तथा पादपों में उत्पन्न होने वाली विविधता क्या कहलाती है, आनुवांशिक जैव विविधता। जैसे चावल, सब, अब ये देखो यहाँ पे लिख लेना, शायद लिखा हुआ नहीं है, इंपॉर्टेंट करके एक चीज लिखना इसमें, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता धान के खेतों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता धान के खेतों में पाई जाती है। धान कौन कौन सी होती है फसल, चावल, सबसे इसमें कोष्ट में लिखना चावल, चावल, और भी लिखना अब तक लगभग 50,000 किस्म ज्ञात, चावल की 50,000 किस्म होती है, वह लगभग इतनी ज्ञात हो चुकी। सबसे ज्यादा धान में, चावल में पाई जाती है, लगभग 50,000 किस्म ज्ञात। अलग अलग किस्में क्यों बन रही है, क्योंकि जीन बदल रही है। क्या बदल रही है, जीन बदल रही है। अगली आती है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इसमें लिखा हुआ है विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों की अपनी भौगोलिक व पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण उसमें पाए जाने वाले जंतु व पौधों में पाए जाने वाली विभिन्नता। अब इसको पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आया। अब सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, इकोसिस्टम। इसीलिए कहती हूँ कि साइंस में ये तो चलो एनवायरनमेंट के, बाकी तो और टिपिकल साइंस तो समझ ही नहीं सकते हिंदी में लिखा हुआ। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले दिया था टेंसले ने, ये आरएस में 2-3 बार आया हुआ सवाल है। टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द दिया था। एक होती इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, और इकोलॉजी जो है हेग्जले, हाँ, इकोलॉजी के जो जनक मानते हैं वो हेग्जले को मानते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान, विज्ञान के जनक हेग्जले। और इकोसिस्टम जो है वो क्या है, किसने दिया था वर्ड, टेंसले ने। बेसिकली इकोसिस्टम क्या है, पर्यावरण में उपस्थित जैविक घटक व अजैविक घटक, अजैविक घटक आपस में क्रिया करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ये एक साधारण सी परिभाषा बनाई अपन ने। अब आपके एग्जाम में इस परिभाषा में से ये जो पूछे जा चुके हैं, ये आरएस वालों का फेवरेट टॉपिक है, जिसे हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक। लेकिन आपके भी थोड़ा बायोडाइवर्सिटी में दे रखा है जैविक घटक और अजैविक घटक कौन से होते हैं। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लागू हुआ कि पर्यावरण के, आप कह रहे हो कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा होती है कि पर्यावरण के जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट और अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट
आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। यानी कि कुल मिला के हमारी डेफिनेशन में पास में 2 वर्ड काम में आए, एक तो जैविक बायोटिक और एक है अजैविक। ये खूब सवाल पूछे हुए हैं आरएसपी में। अब हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि पर्यावरण के जैविक घटक तो कौन कौन से होते हैं और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। जो सजीव है वो सारे किस में आ गए? जैविक में आ गए। अब जैसे मैं कहूँ वायु, ये किस में आएगी? अजैविक में। जल किस में आएगी? अजैविक में। मिट्टी अजैविक में। इस तरह के जल है, वायु है, प्रकाश लाइट, वायु है, जल है, सोइल या मिट्टी है, प्रकाश है, ये तो सीधे सीधे किस में आ गए? अजैविक। और जैविक घटक में सजीव, जैसे पक्षी, कोई भी सोचा पक्षी है, मनुष्य है, जलीय जीव, कोई से भी जीव हो, लगभग आपको सारे जो सजीव है, पादप और जंतु, पादप और जंतु कौन से घटक होते हैं भाई? जैविक घटक। वायु, प्रकाश, जल, मिट्टी, ये सारे क्या है? अजैविक। वो सीधा सीधा छटवा लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? नहीं है पे ज्यादा डाल रहा है, कौन सा है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैविक का मतलब तो सजीव हो गया, जंतु और पादप, और बाकी जो प्राकृतिक प्रकृति के जो घटक हैं, वायु है, जल है, मिट्टी है, प्रकाश है, पहाड़ है, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके अजैविक में। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों मिलते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम बनाते हैं। और इकोसिस्टम जो शब्द दिया था वो टेंसले ने दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने वाली विज्ञान कौन सी कहलाती है? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान। और फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? हेक्सले। कौन है? हेक्सले। अब जल एक इकोसिस्टम है कि नहीं है बताओ? पानी, पानी जल जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। वन, वो भी क्या एक पारिस्थितिकी तंत्र है। वहां पे भाई आपका वन है या फॉरेस्ट, वहां जैविक घटक भी है और अजैविक। मरुस्थल है, वो भी क्या एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पे घास का मैदान है, वो भी क्या एक पारिस्थिति। एक पेड़ है, वो भी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र होता है जल की एक बूंद, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, लिख लो इसमें। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो जल की एक बूंद, सबसे छोटा। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है जल की एक बूंद। अब समझ में आएगा ये पारिस्थितिकी तंत्र विविधता क्या होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है। क्योंकि अब आपने ये पता चल गया कि इकोसिस्टम होता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो प्रकृति के जैविक और अजैविक घटक आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? अब आपके सीधा सीधा 2 शब्द काम में आए डेफिनेशन में, जैविक घटक और, तो जितने भी सजीव जो होते हैं वो सारे किस में जाएंगे? अब बाकी जो प्राकृतिक, जो प्रकृति को बनाने वाले हैं, वायु है, जल है, मृदा है, पानी है, ये सारे किस में आएंगे? अजैविक में आएंगे। तो यहाँ पर देखना, इसमें लिखा हुआ है विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की अपनी भौगोलिक व पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण उसमें पाए जाने वाले जंतु व पौधों में पाए जाने वाले विभिन्नताएं। अब मुझे ये बताओ कि मान लो कि अपन कह रहे हैं कि जल या जो है एक मान लो कि तालाब है, वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अब तालाब को मैं कहूँ कि एक तालाब तो ऐसा है जिसमें पानी मीठा है और एक तालाब ऐसा है जिसमें पानी जो है कड़वा है। अब उन दोनों तालाबों में पाए जाने वाली जैसे मछलियां है, एक समान संख्या में होगी या कोई अंतर होगा या विविधता होगी? विविधता होगी, एक में कम होगी और एक में, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र सेम है लेकिन वो अलग अलग जगह उपस्थित है। एक तालाब तो ऐसा है जिसमें पानी कड़वा है एक जगह पर, और दूसरी जगह पर जो तालाब है उसमें पानी कैसा है?
तो उनमें पाए जाने वाले जो जीव जंतु है दोनों में अलग अलग है। कम जो है मीठा है उसमें अलग तरह की जीव जंतु है, यानी कि संख्या क्या उनकी कम है, और जो मीठे पानी में पाए जाने वाले हैं उनकी संख्या क्या वहां पे ज्यादा। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र तो एक ही है, क्या तालाब, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाली पर्यावरणीय या भूगोलीय जो समस्या है उनके कारण उत्पन्न वाली विविधता है वो क्या कहलाती है आपकी पारिस्थितिकी। ये अपन देखिए राजस्थान के जो जंगल होते हैं अपन उसकी तुलना करें ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंगलों से, सेम है या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। तो ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण राजस्थान में गर्मी ज्यादा है इसलिए धोक वन ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे, और ठंडे प्रदेशों में जो है सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है ना, और वहाँ ठंड ज्यादा रहती है इसलिए शीत ऋतु वाले पादप ज्यादा है, और यहाँ पे जो गर्मी को सहन कर सके वो प्लांट ज्यादा है। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र तो दोनों एक ही है ना, यहाँ पे भी वन की बात कर रहे हैं और ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले वन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये अंतर क्यों उत्पन्न हो रहा है? पर्यावरणीय विषमताओं के कारण। जल की मात्रा हो सकती है, लाइट की मात्रा हो सकती है, मृदा भी हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं पर्यावरणीय, और उसके कारण जो विविधताएं जीवों में उत्पन्न होती है वो कौन सी कहलाती है? पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता कहलाती है। अब देखो जैव विविधता का मापन 3 रूपों में करते हैं। 3 रूप कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। एक एक शब्द का अंतर है इनमें। अल्फा जैव विविधता का मतलब होता है किसी समुदाय में जाति की संख्या देखते हैं। समुदाय में क्या देखते हैं? जाति की संख्या देखते हैं। तो संख्या को अंडरलाइन करो। अल्फा में केवल संख्या देख रहा है, बीटा में कंपैरिजन कर रहा है, तुलना, संख्या नहीं देख रहा, तुलना कर रहा है। बीटा में क्या कर रहा है? प्रजातियों की विविधता की तुलना कर रहा है। तो संख्या के आधार पे हो सकता है, आकार के आधार पे हो सकता है, जो तुलना है वो संख्या के आधार पे हो सकती है, आकार के आधार पे हो सकती है। तो इस तरीके से जो है बीटा में क्या करेगा? तुलना। टोटल संख्या कौन देखेगा कि कितने हैं? आप ये मत देखो कौन छोटा है कौन बड़ा है, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा, ये मत देखो, टोटल नंबर देख लो तो वो अल्फा बताएगी, जीवों की कुल संख्या अल्फा। अब जीवों में आपस में तुलना कर दे, विविधताएं बता दे, तो वो कौन सी होगी? बीटा। और गामा विविधता है, इसमें एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की प्रचुरता, कोई भी पूरा एक क्षेत्र ले ले, कोई भी पूरा जैसे हिमालय क्षेत्र ले लिया पूरा का पूरा, उसमें कितने जीव पाए जा रहे हैं, कौन से जीव ज्यादा संख्या में पाए जा रहे हैं? जहां पर वन और पशु पक्षियों की संख्या ज्यादा है, जहां पर वन और पशु पक्षियों की संख्या ज्यादा है उसको वो एक भौगोलिक क्षेत्र मान रहा है। उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र मान रहा है? भौगोलिक। और उसमें प्रजातियों की प्रचुरता देखी जाती है, प्रजातियों की संख्या की कितनी अधिकता अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ वनों की संख्या और पशु पक्षियों की संख्या ज्यादा हो, उस क्षेत्र को एक भौगोलिक क्षेत्र मान लेता है और फिर वहां पे देखता है कि प्रजातियों की प्रचुरता देखता है कि कितनी संख्या में अन्य स्थान की तुलना में। तो ये जो है वो कौन सी है? गामा। अब देखो जैव विविधता के तब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट सबने सुना है नाम। हॉटस्पॉट जो शब्द दिया था वो नॉर्मस मेयर ने दिया था। किसने दिया था? नॉर्मस मेयर ने दिया था। अब देखो विश्व में टोटल, देखो ये क्या है कि आपकी गाइड में अलग अलग लिखे हुए हैं, कोई सी भी गाइड खरीदो कोई कुछ लिख रही है कोई, लेकिन यहाँ जो डेटा लिखा हुआ है वो वर्तमान में एनसीईआरटी बुक क्या लिख रही है वो डाला गया है, ना किसी गाइड से लेना देना ना किसी पब्लिकेशन से, क्योंकि ऑथेंटिक वही है, आरपीसी उसी को ही सही मानती है। इसलिए आप ये मत सोचना कि इसमें तो ये लिखा हुआ है और मैं जो गाइड है मेरे पास में या कोई ज्योग्राफी में ऐसा कोई टॉपिक आ जाए तो ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं सोचना है। ये जो डेटा है जो अभी एनसीईआरटी की बुक छाप रही वही ये सेम। तो टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 36। अब आपसे पूछे कि भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? 4 लिखोगे। कौन कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मन क्षेत्र और सुदरलैंड, सुडावर्मन, इसमें लिखा होगा, इसमें सारा ये लिखा हुआ ना। पश्चिमी घाट मुख्यतः भारत का है। अब इसमें ऐसे पूछ ले, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला तप्त स्थल है भारत का पश्चिमी घाट। ये बाकी पूरे भारत में नहीं आते भाई, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। हाँ देखो ये 4 ऑप्शन लिखेगा फिर आप कहोगे कि ये तो गलत छाप दिया आरबीसी ने। नहीं, भारत में सर्वाधिक, ये पूछा हुआ सवाल है,
भारत में सर्वाधिक जैव